एक गांव में संपत नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी विमला और अपनी 15 वर्षीय बेटी राधा के साथ रहा करता था। संपत एक गरीब व्यक्ति था। वो पेशे से एक हलवाई था। संपत और विमला दोनों मेहनत से राजा राम हलवाई की दुकान पर मिठाई बनाते थे। एक दिन की बात है, संपत और विमला बर्फी बनाने में व्यस्त थे कि तभी राजा राम वहां पर आ गया। संपत, आजकल तुम्हारी मिठाई को लेकर बहुत शिकायत आ रही है। अगर ऐसा ही हाल रहा तो वो दिन दूर नहीं जब मेरे सारे ग्राहक टूट जाएंगे। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं तो आपकी दुकान पर बहुत अच्छी अच्छी मिठाई बनाता हूँ और मेरी बनाई हुई मिठाई तो दूर दूर तक गांव में प्रसिद्ध है। ये सही कह रहे हैं राजा राम जी। परसों ही पड़ोस के गांव के मुखिया जी यहाँ पर आए थे और बोल रहे थे कि संपत, सिर्फ तुम्हारे हाथ की ही मिठाई खाने की वजह से मैं राजा राम जी की दुकान पर आता हूँ। तो इसका मतलब ये है कि तुम दोनों पति पत्नी ये कहना चाहते हो कि तुम्हारी वजह से ही मेरी दुकान चल रही है। अगर तुम दोनों मेरी दुकान पर मिठाई नहीं बनाओगे तो मैं सड़क पर आ जाऊंगा। आप मेरी पत्नी की बात का गलत मतलब निकाल रहे हैं मालिक। उसके कहने का मतलब बिल्कुल ऐसा नहीं था। उसका क्या कहने का मतलब था मैं अच्छी तरह से समझ गया। अरे भाई, मैं तुम्हारा मालिक हूँ। अगर मैंने मालिक होने के नाते तुम्हें कुछ बोल दिया कि मिठाई थोड़ी और अच्छी बनाओ, तो इसमें तुम्हारी पत्नी को बुरा लगे ऐसी कौन सी बात थी? तभी वहाँ पर दुकान में ही काम करने वाला चिंटू आ गया। चिंटू कामचोर हलवाई था जो संपत और विमला से बहुत जलता था। मालिक, मैं आप तीनों की बातें बाहर सुन रहा था। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इन दोनों के दिमाग में यही बात है कि ये दोनों यहाँ पर काम कर रहे हैं, इसी वजह से आपकी दुकान चल रही है। झूठ मत बोलो चिंटू, तुम तो वैसे ही हम दोनों पति पत्नी से जाने अनजाने में जलते हो। हमने तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा, फिर तुम हमारे खिलाफ मालिक को क्यों भड़काते रहते हो? अब तुम दोनों आपस में बहस करना बंद करो और अपने काम पर ज्यादा ध्यान दो। इतना कहकर राजा राम वहाँ से चला गया। संपत और विमला अपने अपने कामों में व्यस्त हो गए। शाम के समय वो दोनों अपने घर पर चले गए, जहाँ पर उनकी बेटी राधा उनका इंतजार कर रही थी। मैं आप दोनों का कब से इंतजार कर रही थी। क्यों, क्या हुआ बेटी? हम दोनों तो रोज हमेशा इसी वक्त पर आते हैं। आज तुम हमारा इंतजार क्यों कर रही थी? अरे आज मैंने आप दोनों की मनपसंद दाल चावल बनाए हैं और मैंने अरहर की दाल में देसी घी और मिर्च का छौंका भी लगाया है। वाह बेटी वाह, ईश्वर हर किसी को तेरे जैसी बेटी दे। मुझे वैसे भी बहुत तेज भूख लगी थी और आते ही तुमने ये खुशखबरी सुनाकर मेरा तो दिल खुश कर दिया। आप दोनों बैठिए, मैं जल्दी से आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। वो आपस में एक साथ बैठकर भोजन करने लगे। भोजन करते ही राधा अपने पिता संपत से बोली, पिताजी, आप इतनी अच्छी मिठाई बनाते हैं तो फिर आप अपनी स्वयं की दुकान क्यों नहीं खोल लेते? ये विचार तो मेरे मन में भी काफी बार आया है राधा, लेकिन तुम तो जानती हो कि हमारी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि हम अपनी स्वयं की दुकान बाजार में खोल सके। तुम्हारे पिताजी बिल्कुल सही कह रहे हैं राधा, और अगर हमने कहीं से उधार लेकर दुकान खोला भी तो राजा राम हमारी दुकान बिल्कुल नहीं चलने देगा। पिताजी, आप राजा राम जी की दुकान पर मेहनत से काम करते हैं और साथ में माँ भी आपका कितनी मेहनत से हाथ बटाती है। आप दोनों इस बात को क्यों नहीं समझते कि सिर्फ आप दोनों की हाथ की बनी हुई मिठाई खाने दूर दूर से गांव के लोग आते हैं राजा राम जी की दुकान पर। इसी बात को तो लेकर आज राजा राम जी और तुम्हारी माँ में थोड़ी सी कहा सुनी भी हो गई। राजा राम जी इस बात को लेकर बहुत ज्यादा बुरा मान गए थे। उनके बुरा मानने से क्या होता है पिताजी? सत्य तो यही है ना।
मैं चाहती हूँ कि आप अपनी स्वयं की दुकान खोलें, ताकि मैं भी दुकान पर बैठकर आपके हाथ की बनी हुई मिठाई और हलवा बेच सकूं। राधा की बात सुनकर विमला और संपत मुस्कुराने लगे। अगले दिन विमला और संपत फिर से दोबारा राजा राम जी की दुकान पर पहुंच गए। उनके आते ही राजा राम उन दोनों से बोला, मैं तुम दोनों का ही बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा था। आज पड़ोस के गांव के मुखिया जी के घर से हलवा बनाने का बहुत सारा ऑर्डर आया है। तुम दोनों को आज दिन भर मेहनत से काम करना होगा। मालिक, मैं तो हलवा बनाने में माहिर हूँ और मेरी पत्नी भी हलवा बहुत अच्छा बनाती है। देखना मालिक, हम दोनों पति पत्नी मिलकर इतना अच्छा हलवा बनाएंगे ना कि पड़ोस के गांव के लोग उंगलियां चाटते हुए अपनी उंगलियां ही खा जाएंगे। हाँ हाँ जानता हूँ, अब बस भी करो। हमेशा तुम दोनों बस अपनी ही तारीफ करते रहते हो। अब जाओ यहाँ से और काम पर लग जाओ। राजा राम की बात सुनकर वो दोनों पति पत्नी मुंह लटकाकर काम पर लग गए। संपत और विमला ने शाम तक बहुत अच्छा हलवा बनाकर तैयार कर दिया, मगर वो नहीं जानते थे कि चिंटू उन पर चुपके से नजर रखा हुआ था। चिंटू उस हलवे को देखकर दूर से अपने आप से बोला, ये दोनों हमेशा अपनी ही तारीफ करते रहते हैं। आज तो मैं इन दोनों को धक्के देकर यहाँ से निकलवा कर ही रहूंगा। मैं भी देखता हूँ कि नमक वाला हलवा पड़ोस के गांव में कैसे बिकता है। चिंटू ने नजर बचाकर उस हलवे में बहुत सारा नमक मिला दिया। शाम के समय पड़ोस के गांव का मुखिया दुकान पर आया। कैसे हो राजा राम जी? ईश्वर की कृपा है मुखिया जी। अरे भाई, हमारा हलवा तैयार है कि नहीं? ये कैसी बातें कर रहे हैं मुखिया जी? मैं तो सुबह से आपका ही हलवा बनवा रहा हूँ। अरे राजा राम जी, मैं तो भूल ही गया कि आपकी दुकान पर तो संपत और उसकी पत्नी विमला हलवा बना रहे होंगे, और उन दोनों के हाथ का बना हुआ हलवा तो आसपास के गांव में प्रसिद्ध है। मुझे तो ये सवाल पूछने का कोई अधिकार ही नहीं है। राजा राम तेज आवाज लगाता हुआ बोला, अरे संपत, मुखिया जी अपना हलवा लेने के लिए आए हैं। आया मालिक, हलवा तैयार हो चुका है। इतना बोलकर संपत हलवा लेकर सीधा बाहर आ गया। जी, ये लीजिए मुखिया जी, आपका हलवा। मुखिया जी, एक बार हलवे को चक्कर देखिए। मुखिया जी, आपको मजा आ जाएगा। जी, अरे भाई, मुझे तुम्हारे हुनर पर कोई शक नहीं है। हाँ, मुझे डर इस बात का है कि तुम्हारा बनाया हुआ हलवा जैसे ही मेरे घर में जाएगा तो घर में एक तरह से लूट मच जाएगी, क्योंकि तुम हलवा बनाते ही इतना अच्छा हो। इतना कहकर मुखिया हलवा लेकर वहाँ से चला गया। संपत और विमला अपने घर चले गए। अगले दिन जब वो दोनों दुकान पर आए तो दुकान पर अच्छी खासी भीड़ इकट्ठा थी। मुखिया जी राजा राम को क्रोध भरी नजरों से देख रहे थे। क्या हुआ मुखिया जी? क्या कोई बात हो गई है? आप मालिक को इतनी क्रोधित भरी नजरों से क्यों देख रहे हैं? मैंने कल शहर से अपने कुछ खास मेहमान बुलवाए थे और उनके कहे अनुसार ही यहाँ से हलवा लेकर गया था, मगर उस हलवे में सिवाय नमक के अलावा कुछ भी नहीं था। ये सब मुझे बदनाम करने के लिए किया गया है। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं और मेरी पत्नी ने तो बहुत अच्छा हलवा बनाया था, उसमें नमक कैसे आ सकता है? तभी वहाँ पर चिंटू आ गया और राजा राम से बोला, मालिक, कल मैंने इन दोनों को हलवे में नमक मिलाते हुए अपनी आंखों से देखा था। इन दोनों ने ये सब कुछ आपसे बदला लेने के लिए किया है। तुम्हारी बात में दम है चिंटू। अब सच्चाई मेरी आंखों के सामने आ चुकी है। इतना बोलकर राजा राम क्रोध भरी नजरों से संपत और विमला की ओर देखकर बोला, तुम दोनों को अब यहाँ काम पर आने की कोई जरूरत नहीं है। जाओ यहाँ से, चले जाओ। मुझे तुम दोनों से ऐसी उम्मीद नहीं थी संपत और विमला। तुमने मेहमानों के सामने मेरी नाक कटा दी। मेरी आंखों के सामने से दूर हो जाओ।
संपत और विमला मुंह लटकाकर वहां से वापस आ गए। इसके बाद संपत और विमला को किसी भी हलवाई की दुकान पर काम नहीं मिला। वो दोनों जहां भी जाते अपमानित करके बाहर निकाल दिए जाते। कुछ ही दिनों में उनके परिवार की हालत बहुत दयनीय हो गई। उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब हो चुकी थी। संपत एक दिन अपने घर पर लेटा हुआ था कि तभी उसके घर का दरवाजा कोई खटखटाने लगा। संपत ने देखा कि एक दुबला पतला अजीब सा दिखने वाला व्यक्ति दरवाजे पर खड़ा हुआ था। कौन हो तुम? मैं कई दिनों का भूखा हूँ, क्या तुम मुझे कुछ खाने को दे सकते हो? तुम्हारा और मेरा हाल एक जैसा ही है। इस वक्त मेरे घर पर कुछ भी नहीं है जो मैं तुम्हें खाने के लिए दे सकूं। मैंने सुना है कि तुम हलवा बहुत अच्छा बनाते हो। बनाता हूँ नहीं, बल्कि बनाता था। अब मैंने हलवा बनाना छोड़ दिया है। तभी उस व्यक्ति ने एक मटकी संपत को पकड़ा दी। ये क्या है? इसमें खोया है। चीनी और दूध तो तुम्हारे घर पर जरूर होगा, तो तुम मेरे लिए हलवा ही क्यों नहीं बना देते? मैं कई दिनों का भूखा हूँ। संपत किसी गहरी सोच में डूब गया कि तभी उसकी पत्नी विमला संपत से बोली, अजी क्या जाता है, थोड़ी बहुत चीनी और दूध पड़ा है, वो भी कल तक खत्म हो जाएगा। इस बेचारे के पेट का ही कुछ भला हो जाएगा। लेकिन हमारे पास तो अब चूल्हा जलाने के लिए लकड़ियाँ भी नहीं बची हैं। बाहर कुछ लकड़ियाँ पड़ी हुई हैं, हम इसका हलवा बाहर ही बना देंगे। संपत बाहर लकड़ियों पर दूध गर्म करने लगा, मगर जैसे ही उसने उस व्यक्ति के लाए हुए खोए का एक अंश दूध में डाला, अचानक एक तेज धमाका हुआ। देखते ही देखते वो दूध एक बहुत बड़ी हवेली में परिवर्तित हो गया। संपत उस व्यक्ति की ओर देखकर बोला, ये क्या है? संपत ने इतना कहा ही था कि तभी उस व्यक्ति का रूप एक सुंदर हलवे पुरुष में परिवर्तित हो गया। मैं हलवाई राज्य का राजकुमार हूँ। तुम्हारा हलवा हमारे हलवाई राज्य में बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है। इस तरह के राज्य का नाम तो मैंने कभी नहीं सुना। ये एक जादुई राज्य है और मेरी तरफ से दिया हुआ ये खोआ तुम्हारा इनाम है। तुम इस खोए का जरा सा भी अंश अपने बनाए हुए हलवे में डालोगे तो वो एक बहुत बड़ी हवेली में परिवर्तित हो जाएगा। एक ऐसी हवेली जिसमें इंसान रह भी सकेगा और वहाँ पर हलवे का आनंद भी उठा सकेगा। इतना कहकर वो व्यक्ति वहाँ से गायब हो गया। अजी, ये तो हमारे साथ चमत्कार हो गया लगता है। ईश्वर ने इस व्यक्ति को हमारी मदद के लिए ही भेजा था। तुम बिल्कुल सही कहती हो विमला। अब देखो मैं क्या करता हूँ। देखते ही देखते मेरा बनाया हुआ हलवा पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो जाएगा। संपत उस दिन के बाद हलवे की हवेली बनाने लगा। उसके पास दूर दूर से हलवा हवेली बनाने का ऑर्डर आने लगा। अब तो गांव में जिस किसी के यहाँ भी शादी होती तो वो संपत को ऑर्डर दे जाता। संपत वहाँ जाकर हवेली के आकार का हलवा बना देता और विवाह में आए हुए सारे लोग हलवे का आनंद उठाते। देखते ही देखते संपत ने अपनी खुद की दुकान गांव में खोल ली थी, जिसका नाम उसने हलवा हवेली रखा था। एक रात की बात है, संपत अपनी दुकान बंद करके घर जा रहा था कि तभी उसका पुराना मालिक राजा राम वहाँ पर आ गया। कैसे हो संपत? अब तो तुम मेरी दुकान पर मुड़कर भी नहीं देखते। मैं क्या करूँगा देखकर मालिक। आपने मुझे खुद अपनी दुकान से बाहर निकाल दिया था। मेरे ऊपर झूठा आरोप लगाकर आपकी वजह से मुझे किसी भी दुकान पर काम नहीं मिला। मुझे अपने किए पर बहुत पछतावा है संपत। बाद में मुझे पता चला कि हलवे में नमक चिंटू ने मिलाया था। मैंने उसे काम से निकाल दिया है। अब इन बातों का क्या फायदा मालिक?
अब तो मेरी खुद की दुकान है। मैं जानता हूँ संपत कि तुम बहुत ज्यादा प्रसन्न हो गए हो। आप यहाँ पर मुझसे क्या कहने आए हैं मालिक? आपकी आंखें बता रही हैं कि आप मुझसे कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन आप संकोचवश बोल नहीं पा रहे हैं। असल में बात यह है संपत कि मेरी बेटी का विवाह 10 दिन के बाद होने वाला है और लड़के वालों की मांग है कि विवाह में तुम्हारा बनाया हुआ हलवा हवेली के रूप में वहाँ पर उपस्थित होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो रिश्ता तोड़ देंगे। राजा राम की बात सुनकर संपत मुस्कुराता हुआ बोला, अरे तो इसमें इतना संकोच करने की क्या बात है मालिक? अगर आप मुझे ऐसा करने के लिए बोलेंगे तो क्या मैं मना करूंगा? तुम वाकई बहुत अच्छे व्यक्ति हो संपत। मुझे तुमसे ऐसी ही उम्मीद थी। मैं तुमसे एक बार फिर से क्षमा मांगता हूँ। बार बार क्षमा मांगकर हमें शर्मिंदा मत कीजिए। आप हमारे मालिक हैं और मालिक और नौकरों में इस तरह के झगड़े तो होते ही रहते हैं। राजा राम खुश होता हुआ वहाँ से चला गया। संपत और विमला ने राजा राम की बेटी के विवाह में बहुत बड़ी हलवे की हवेली बनाई। उस हलवे की हवेली को देखकर लड़के वाले बहुत ज्यादा खुश हो गए। संपत और विमला आज भी हवेली बनाते हैं और उनकी दुकान अब पूरे विश्व भर में। सीताराम राजगढ़ गांव में रहता है। राजगढ़ गांव में सड़क आ जाने से गांव का विकास होना शुरू होता है। और कैसे हो सीताराम? सभी लोग शहर में काम ढूंढने जा रहे हैं, क्या तुम नहीं जाओगे? नहीं, मैं तो अपने ही गांव में रहकर कुछ काम कर लूंगा। पर तुम करोगे क्या? सोच रहा हूँ एक बड़ा सा घर बनाऊं और उसमें किराएदार रखकर अपना खर्चा चला लूं। और तुम्हारे पास घर बनाने के लिए इतने पैसे कहाँ से आएंगे? घास का घर बनाऊंगा। हाँ, ऐसा हो सकता है। घास की तो हमारे गांव में कोई कमी नहीं है। देखना, बड़े महल जैसा घर होगा मेरा। सीताराम जंगल जाता है और वहाँ से बहुत सारी सूखी घास लेकर वापस आता है और उस घास को बुनकर घर बनाने लगता है। कई दिनों तक दिन रात मेहनत करने के बाद सीताराम का घास का घर बनकर तैयार हो जाता है। कई दिन तक ढूंढने पर सीताराम को एक किराएदार मिलता है। मुझे 2 कमरे चाहिए। मैं अपने परिवार के साथ यहाँ आपके गांव के स्कूल में पढ़ाने आया हूँ। हाँ हाँ, आइए गुरुजी। इतना बड़ा घर आप लोगों के लिए ही तो बनाया है। आ जाइए। सीताराम किराएदार को घर दिखाता है। किराएदार को घर पसंद आता है। कुछ दिन बीतने के बाद, अरे सीताराम जी, आपके घर में तो बहुत सारे चूहे हैं। ये तो रात को ठीक से सोने भी नहीं देते। माफ कीजिए गुरुजी, मैं आज ही चूहेदानी लाकर सारे चूहों को भगा देता हूँ। सीताराम दुकान में जाकर चूहेदानी खरीदता है और चूहेदानी की मदद से जंगल में छोड़ कर आता है। कुछ दिन तक तो किराएदार को कोई भी शिकायत नहीं रहती, पर जैसे ही बारिश का मौसम आता है, बारिश का पानी सीताराम के घास के घर में घुसने लगता है, जिसकी शिकायत लेकर किराएदार फिर से सीताराम के पास आता है। सीताराम जी, अब नई समस्या खड़ी हो गई है। क्या बात है, बताइए। आप खुद ही चलकर देख लीजिए। किराएदार सीताराम को अपने कमरे में लेकर जाता है, जहाँ पर छत से बारिश का पानी टपक रहा है। ये देखिए, थोड़ी सी बारिश हुई नहीं कि पानी टपकना शुरू हो गया। अब आप ही बताइए, बारिश के मौसम में तो यहाँ घर के अंदर बाढ़ ही आ जाएगी। माफ कीजिए गुरुजी, मैं इसका कुछ इलाज करता हूँ। सीताराम बाजार से एक बड़ा सा त्रिपाल और ताड़ पत्री खरीद कर लाता है, जिसे वो अपने घर के ऊपर रख देता है। लीजिए गुरुजी, अब आपकी पानी टपकने की समस्या भी खत्म हो गई। धीरे धीरे बारिश का मौसम शुरू हो जाता है और तेज मूसलाधार बारिश होने लगती है,
जिससे सीताराम की छत का त्रिपाल और ताड़पत्री दोनों ही फट जाते हैं और बारिश का पानी एक साथ घर में आ जाता है। किराएदार गुस्से में सीताराम के पास जाता है। देखिए सीताराम जी, अब तो हद ही हो गई है। घर का सारा राशन भीग गया है। ऐसे में कोई कैसे आपके इस घास फूस के घर में रह सकता है? अब माफ कीजिए गुरुजी, आगे से ऐसा नहीं होगा। माफी मत मांगिए, कुछ कीजिए। अगर आपने एक हफ्ते में ये घर ठीक नहीं किया तो मैं अपना कमरा छोड़कर हमेशा के लिए चला जाऊंगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसी नौबत नहीं आएगी। आप मुझे कुछ दिनों का समय दीजिए, मैं कुछ करता हूँ। सीताराम परेशान हो जाता है और सोच में पड़ जाता है कि तभी उसे परेशान देखकर उसका दोस्त दिवाकर उससे पूछता है, क्या बात है, आज परेशान नजर आ रहे हो? हाँ, बारिश की वजह से घर के अंदर पानी घुस रहा है, जिससे किराएदार ने घर खाली करने के लिए कहा है। अब घास फूस का घर है तो पानी तो घुसेगा ही ना। समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करूं। तो कुछ टाट पट्टी या प्लास्टिक की ताड़पत्री लगाकर देखो। वो सब करके भी देख लिया, उनका भी कुछ फायदा नहीं हुआ। ठीक है, अगर तुम्हारी समस्या का कोई हल मिलेगा तो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा। दिवाकर इतना कहकर वहाँ से चला जाता है और सीताराम फिर से सोच में पड़ जाता है कि वो कैसे अपने घर को बारिश में चूने से बचाए। कुछ दिन बीत जाते हैं पर सीताराम कुछ भी नहीं कर पाता और बारिश का पानी घर में घुसने की वजह से अब किराएदार घर को खाली करने लगता है। गुरुजी, कुछ दिन और रुक जाइए। देखिए सीताराम जी, मैंने आपको एक हफ्ते का समय दिया था और 10 दिन बीत चुके हैं। आप खुद ही देख लीजिए, घर के अंदर पानी का तालाब बना हुआ है और इस तालाब में मैं अपने बच्चों के साथ कैसे रहूंगा? हे भगवान, बड़े मुश्किल से तो एक किराएदार मिला था, दूसरा किराएदार कहाँ से ढूंढ कर लाऊंगा? और किराएदार मिल भी गया तो मैं इस टपकती छत का क्या करूंगा? सीताराम बहुत दुखी और निराश हो जाता है कि तभी उसके पास दिवाकर आता है। मुझे तुम्हारी समस्या का समाधान मिल गया है। क्या है, जल्दी से बताओ। दिवाकर सीताराम को एक किताब देता है। इस किताब का मैं क्या करूँगा? जब राम जी और सीता माँ वनवास गए थे तब उन्होंने जंगल में एक जादुई घास के पौधे से घर बनाया था, जो कि उन्हें सर्दी गर्मी से बचाता था। और भी कई चमत्कारिक गुण उस घास में है। किताब खोलकर देखो, तुम्हें सब पता चल जाएगा। सीताराम किताब खोलकर उस जादुई घास के पौधे को देखता है और खुश हो जाता है। वो किताब को लेकर जंगल में जाता है और जादुई घास को ढूंढने लगता है कि तभी सीताराम के पीछे एक शेर पड़ जाता है। सीताराम शेर से खुद को बचाने के लिए तेजी से दौड़ता है और जाकर एक बहुत गहरे गड्ढे में गिर जाता है। सीताराम जब गड्ढे में थोड़ा आगे चलता है तो वो देखता है कि सामने कुछ चमक रहा है। सीताराम समझ जाता है कि ये वही घास है। जब वो उसके पास जाता है तो उसे वहाँ पर एक वानर दिखाई देता है। तुम्हें क्या चाहिए सीताराम? मुझे ये जादुई घास चाहिए। इसके लिए तुम्हें मेरे 3 प्रश्नों का उत्तर देना होगा। अगर उत्तर सही हुए तो तुम्हें ये जादुई घास मिल जाएगी। हे वानर रूप धारण किए हनुमान जी, आप सवाल पूछिए। राजा राम कितने साल के लिए वनवास गए थे? अब 14 साल के लिए। राजा राम का सबसे बड़ा शत्रु कौन था? अब लंकापति रावण। अब आखिरी प्रश्न, भगवान श्री राम को महापुरुष क्यों कहते हैं? क्योंकि एक राजा होते हुए भी उन्होंने अपने पिता के वचन की लाज रखने के लिए राजघराने को छोड़कर वनवास जाने का निर्णय लिया था। तुमने सभी प्रश्नों के सही उत्तर दिए हैं। तुम जितना चाहे उतना जादुई घास ले जा सकते हो। जय हो सीता मैया की, जय हो रामचंद्र जी की। हे ईश्वर, मुझ गरीब पर अपनी कृपा बनाओ।
जय हो प्रभु, आपने अपना चमत्कार दिखा दिया। जय हो सीता मैया, जय हो रामचंद्र जी की। सीताराम जादुई घास का एक बड़ा गड्ढा बनाकर घर ले आता है। सीताराम उस जादुई घास से अपने घर की छत बुनने लगता है। जैसे ही सीताराम उस जादुई घास से अपने घर की छत बनाता है, उसका पूरा घर जादुई घास का महल बन जाता है। अरे वाह सीताराम, ये तो चमत्कार हो गया। ये सब तो प्रभु रामचंद्र जी की कृपा है और तुम्हारी किताब के बताए हुए नुस्खे ने कमाल कर दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद दिवाकर। इसमें धन्यवाद की क्या बात है? अगर मुसीबत के समय में एक दोस्त दूसरे के काम नहीं आएगा तो दोस्ती ही क्या। आ जाओ, तुम्हें अंदर से अपना जादुई घास का महल दिखाता हूँ। सीताराम दिवाकर को अपना जादुई महल दिखाने के लिए ले जाता है। जब ये बात किराएदार को पता चलती है कि सीताराम के घास का झोपड़ा जादुई घास का महल बन गया है, तो वो अपना सारा सामान लेकर सीताराम के पास वापस आता है। मुझे माफ कर दीजिए सीताराम जी, मैं आपके घर को छोड़कर चला गया था और न जाने आपको क्या क्या कह दिया। कोई बात नहीं गुरुजी, उस वक्त मेरे घर की हालत भी ठीक नहीं थी और ऐसे पानी टपकने वाली छत में भला कोई कैसे रहेगा। पर अब मेरा घर बिल्कुल ठीक हो गया है। आप अपने पूरे परिवार के साथ वापस आ सकते हैं। किराएदार अपना सारा सामान और परिवार को लेकर सीताराम के जादुई घास के महल में वापस रहने के लिए आ जाता है। धीरे धीरे सीताराम के जादुई घास के महल के बारे में लोगों को पता चलता है और कुछ नए किराएदार रहने के लिए जादुई घास के महल में